दोनों बैठक के नेपाली कांग्रेस के साथियों ने इस क्षेत्र से गठबंधन को जिताने का जो निर्णय की, जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह गठबंधन उस वक्त निर्माण करना पड़ा जिस वक्त बहुत लंबे आंदोलन और शहादत से प्राप्त संघीय गणतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था। जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए उन्होंने दो कार्य किए। एक, उन्होंने सारा संवैधानिक निकाय को कब्जा करने का, पार्टीकरण करने का प्रयास किया और काफी हद तक करने में सफल भी हो गया था। इधर संवैधानिक निकाय और अंगों को कब्जा करना, उधर जनता द्वारा निर्वाचित संसद को, एक ही संसद को, शायद दुनिया में यह पहली उदाहरण होगा कि एक ही संसद को एक ही सरकार ने दो बार भंग किया हो। ऐसा दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कोई घटना नहीं। वह क्यों किया गया था? वो इसलिए किया गया था कि संसद भंग किया करके जो संवैधानिक नहीं था और संवैधानिक था, संविधान को उल्लंघन करके संसद को भंग कर दे और सरकार, संवैधानिक निकाय संपूर्ण जो है अपने हाथ में, यानी न्यायपालिका उनके हाथ में, संवैधानिक अन्य निकाय उनके हाथ में और सरकार उनके हाथ में रहे और जनप्रतिनिधि संस्था विहीन हो जाए तो हालत क्या होगी? तो उससे वो आगे एक स्वेच्छाचारी शासन करने का जो उन्होंने प्रयास किया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ा। जब लोकतंत्र खतरे में पड़ा तब हम लोगों ने गठबंधन बनाया। उस वक्त 5 पार्टी की गठबंधन बनाकर सड़क संघर्ष और कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई, दोनों तरह की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की और के.पी. ओली के स्वेच्छाचारी शासक बनने का जो सपना था उसे चकनाचूर किया गया और उन्हें सत्ताच्युत करके नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जो है गठबंधन का सरकार बनाया गया और लोकतंत्र की रक्षा की। आज भी लोकतंत्र पर बराबर प्रहार होता है। पहले भी हुआ था। 2007 साल में एक तरह का लोकतंत्र आया, लेकिन उस लोकतंत्र पे प्रहार होते होते 17 साल में जाकर के समाप्त कर दिया। फिर 30 वर्ष लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर कुछ अधिकार आया। लोकतंत्र एक तरह का संवैधानिक राजतंत्र, बहुदलीय प्रजातंत्र जैसे पहले आप लोग कहा करते थे, वो आया, लेकिन उसके ऊपर ही प्रहार करते करते राजा ज्ञानेंद्र के समय में उसे समाप्त कर दिया। फिर से यह प्रयास हो रहा है। प्रयास कहां से हो रहा है? तो आपने देखा कि संसद को भंग करके स्वेच्छाचारी शासन भी एक प्रहार है। दूसरा प्रहार है कि आज जिस शक्ति को जनता ने बलिदान देकर के, बहुत बड़ा संघर्ष करके परास्त किया है, उसे उखाड़ फेंका है उस राजतंत्र को। आज फिर उसे लाने का, उसे फिर से प्रतिगमन के द्वारा उसे स्थापित करने का कोशिश किया। नेकपा एमाले का
केंद्रीय सदस्य केपी ओली के खास निकट के लोग, जिन्होंने मेची से पुल से पिछले महीने राजतंत्र वापस लाने का अभियान चलाया था, उन्होंने बोला है, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, कि केपी शर्मा ओली के निवास में बैठकर केपी ओली के प्लान के मुताबिक राजा को बिगटी तरफ का क्या अबदस्त राजा को मेची के पुल में ला करके एक अभियान चलाकर राजतंत्र लौटाने का प्रयास केपी ओली का योजना है। यह कहा गया किसने? नेकपा एमाले का केंद्रीय सदस्य केपी ओली का खास आदमी, जो उसका अभियंता है दुर्गा परसाई ने कहा, उसका कोई खंडन नहीं कर पाया। उधर एक तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ से प्रहार हो रही है संघीयता पर, प्रहार हो रही है गणतंत्र पर, प्रहार हो रहे समावेशी लोकतंत्र पर, प्रहार हो रही धर्मनिरपेक्षता पर, मौलिक हक पर और नागरिक स्वतंत्रता पर खुलेआम प्रहार हो रहा है उन्हीं शक्तियों के द्वारा। जो शक्ति प्रहार कर रहे हैं, कोई घंटी बजा के घूम रहा है, कोई स्पीकर बजा के घूम रहा है, तो कोई जो है क्या लेके घूम रहा है, जिसका नेपाल के राजनीति में कोई भूमिका ही नहीं है। उस तरफ से एक प्रहार है। दूसरी प्रहार है, ये उनको मालूम है कि संघीयता बहुत सारे नेताओं ने पहले उठाया था, लेकिन संघीयता का स्थापना करने में, नेपाल में संघीय गणतंत्र को स्थापित करने में मधेश आंदोलन निर्णायक शक्ति रहा है। यह इतिहास है। वह आंदोलन सबका आंदोलन था। मधेसी जन अधिकार फोरम के नाम से हम लोगों ने शुरुआत किया, लेकिन सबका आंदोलन, सभी पार्टी के लोग, कांग्रेस और लगायत के पार्टी के लोग, सब उस आंदोलन में लगे और वह आंदोलन सफल हुई। संघीय गणतंत्र नेपाल बनना पड़ा। और जब तक उन्हें मालूम है कि जब तक मधेश को कमजोर नहीं करेंगे, संघीय गणतंत्र खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसके साजिश हो रहा है। वो साजिश क्या हो रहा है कि मधेश में जात जात में लड़ाओ, जात पर आधारित कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ और जात जात में लड़ा करके मधेशियों को कमजोर करो, और जो ही ये कमजोर हो जाए, संघीय गणतंत्र को समाप्त करो। इस अभियान में चला हुआ आज कहीं यादव के गांव में जाता है जगह, वहां तो वो तो यादव भाई है, तुम लोगों को थोड़ी आगे होने देगा। फिर साहू जी के टोला, अरे सारा यादव को समाप्त करने के लिए साहू जी लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। फिर उधर जाएगा गरीब की बस्ती में, उसको कहेगा जो फलाना जात जाति जो है उसके विरुद्ध में खड़ा हो। क्या यही राष्ट्रीय राजनीति का समस्या है? हाँ, जातीय विभेद, असमानता और बहिष्करण को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। जातीय विभेद, असमानता और बहिष्करण में पड़े हुए समुदाय को, जात जाति को सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतंत्र के तहत उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो हम सब मिल के करेंगे तभी वह संभव होगा। एक जात दूसरे जात से लड़के संभव नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ की आवश्यकता क्या है? आज की आवश्यकता है जो विगत की जन आंदोलन, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जन विद्रोह लगायत के जो आंदोलन से हम लोगों ने प्राप्त किया है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र और समावेशी लोकतंत्र, इसे सुरक्षा करें, इसकी रक्षा करना और इसे संस्थागत करना आज का राजनीतिक दायित्व हम लोगों का है और इसे संस्थागत करने की जरूरत है। दूसरी, लोकतंत्र को संस्थागत और मजबूत करते हुए हमें अब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है।
पिछले बहुत लंबी लड़ाई में, लंबा संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक विकास, सुशासन और समृद्धि को मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए था। वो बढ़ाने में कमी कमजोरियां हुई है, लेकिन अब गठबंधन का मानना है कि अब राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ हमें सुशासन, आर्थिक विकास और समृद्धि की ओर देश को चलाना जाए, ताकि जब तक मुल्क आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, लोकतंत्र भी बार बार ऐसे नौटंकीबाजों के ऊपर से खतरा रहता रहेगा, खतरा बार बार आता रहेगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ना, और आर्थिक विकास के दौर में अगर देखा जाए तो नेपाल के तराई भूभाग काफी पीछे है। सातों प्रदेश में सबसे पीछे विकास के मामले में मध्य प्रदेश ही है, और मध्य प्रदेश में 12 जिला में इस दौरान हमने बहुत सारे गांव में आप लोगों के बीच में जाने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि विकास के हिसाब से हम लोग काफी पीछे पड़ गए। गांव में सड़कें नहीं है, कहीं कहीं पिच बना हुआ है, लेकिन बाकी सड़क नहीं है। गांव को सड़क से सदर मुकाम से जोड़ने की कार्य अधूरी ही पड़ी हुई है। स्कूल, एक भी स्कूल मैंने नहीं पाया जहां अच्छी पढ़ाई गांव के स्कूलों में हो। होगा कहीं मैं नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन हमें लगता है कि शायद नहीं होगा, ताकि स्कूल में जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, गुणात्मक शिक्षा नहीं होगा, गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे तो अच्छा नागरिक भी कल नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा में सुधार लेना आवश्यक है कि गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र सब है उसे उपचार की व्यवस्था हो। जब मुझे कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री का मंत्रालय देखने का अवसर मिला था, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, तो एक नई स्वास्थ्य नीति लाया था। नई स्वास्थ्य नीति के तहत हम लोगों ने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पालिका में एक हॉस्पिटल हो, प्रत्येक वार्ड में एक स्वास्थ्य चौकी कम से कम, और प्रत्येक प्रदेश में एक उच्च स्तर का हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि यह छोटी मोटी बीमारियों का या प्रारंभिक चरण में स्वास्थ्य चौकी उपचार हो। थोड़ी वहां ना हुई तो पालिका में हॉस्पिटल में आए, और वहां अधिक बीमारियों का वहां उपचार हो, और कुछ ही बीमारी जो संभव न हो वो आए वो दूसरी बड़ी हॉस्पिटल में पठाए। इसलिए स्वास्थ्य का बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा आज की आवश्यकता है। गांव में स्वच्छ पीने पानी के अभाव है, भूमि आपकी बहुत अच्छी है, ये जमीन जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की जमीन है, लेकिन सिंचाई के अभाव में उत्पादन बहुत ही कम। उद्योग धंधा कुछ हाईवे ये बीरगंज और पतलिया के कॉरिडोर में है, लेकिन वो से विस्तार नहीं। यहाँ गढ़ी माई आपको सारा दुनिया में गढ़ी माई की चर्चा होती है, लेकिन जब गढ़ी माई में देखते हैं तो वहां कोई व्यवस्था नहीं। यानी गढ़ी माई को जैसे पशुपति विकास कोष है, पशुपति विकास क्षेत्र है, गढ़ी माई विकास कोष और गढ़ी माई विकास